अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू करती हूँ अक्स पार्ट 24। हाँ ज़रूर हाशिम भाई, मैं चाहती हूँ कि सादगी से निकाह कर दिया जाए ताकि रिश्ता मुस्तकीम हो जाए। हाशिम भाई, अब आपसे एक ऐसा रिश्ता कायम होने जा रहा है जो दूसरे बहुत से रिश्तों पर भारी होता है, इसलिए कोई बात आपसे पोशीदा रखना बददयानती है। मुझे आपका सहारा भी मिल जाएगा जो मेरे और मेरे बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। आप जो कुछ कहना चाहती है भाभी, बेझिझक कहें, हाशिम ने अपनायत से कहा। हाशिम भाई, मुझे मिर्ज़ा साहब की तरफ से कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। आपको ये मालूम हो चुका होगा कि इस दानिश की पहली शादी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। बहू बेगम ने ससुर के दिल पर कब्ज़ा जमा रखा है। दोनों में खूब गाढ़ी चिंती है। मायरा से शादी की बात किसी से छुपाई नहीं गई है, लेकिन कुछ काम ऐसे करने पड़ेंगे जो सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए होंगे। मसलन, हाशिम ने पूछा। मैं चाहती हूँ कि हम बहुत खामोशी से मायरा और दानिश का निकाह कर दें। खामोशी से? हाशिम खान चौंक पड़ा। हाँ, हम आपके घर आ जाएंगे। मैं और दानिश होंगे। आप यहाँ सारे इंतज़ामात कर लें। गवाहों और काजी का इंतज़ाम भी आप ही कर लेंगे। निकाह के एक हफ्ते के बाद हम मायरा को रुखसत करके ले जाएंगे। फिर मज़ीद 4 दिन के बाद वलीमा होगा। वलीमे में आप चाहें पूरे शहर को मदऊ कर ले, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। हाशिम खान अंदर ही अंदर खुशी से उछल पड़ा। वो मुसलसल ऐसी कोई तरकीब सोच रहा था जिससे वो जायदाद वगैरह के सिलसिले में अपनी और मायरा की ख्वाहिश का इजहार कर सके। अब ताहिरा जहां ने खुद ही इसका मौका फराहम कर दिया था। उसने कुछ लम्हे तौक़ुफ़ इख्तियार किया, फिर बोला, भाभी, आप मेरे लिए बहुत मोहतरम है और आपके हर ख्वाहिश का एहतराम मेरे सर आँखों पर, लेकिन कुछ सवालात और ख़दशात मेरे जहन में भी है। इंतहाई माजरत के साथ अब मुझे इनका इजहार करना पड़ेगा। हाँ कहिए भाई, अब हमारे दरमियान कोई पर्दा तो रहा नहीं है। क्या मिर्ज़ा इख्तियार बेग इस शादी के लिए राज़ी नहीं है? आपको आपके इल्म में यकीनन ये बात आ चुकी होगी कि मैंने इनके दफ्तर में इनसे मुलाकात की है। मुझे यूँ लगा जैसे मिर्ज़ा इख्तियार बेग को हमारे दरमियान होने वाली गुफ्तगू के बारे में इल्म ही ना हो। आप मुझे बताइए कि क्या ये तमाम बातें इनके इल्म में है? 100% इल्म में है। दानिश और मैं इन्हें बता चुके हैं कि मैं दानिश की शादी मायरा के साथ कर रही हूँ। इनका क्या रद्द अमल रहा? पहले तो चिराग पा हो गए, लेकिन बाद में संभल गए। बहू बेगम ने भी खुशी से इजाज़त दे दी कि शौहर दूसरी शादी कर सकता है और इसे कोई एतराज़ नहीं है। तब वो खामोश हो गए। अब वो ज़हनी तौर पर इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन मेरा ख़्याल है बज़ाते ख़ुद वो इसमें कोई सरगर्मी नहीं दिखाएंगे। लेकिन मुझे और दानिश को इसकी परवाह नहीं है। हमें जो करना है हर हालत में हम करेंगे। ये तो ठीक है, लेकिन अफसोस आप किसी बेटी की माँ नहीं हैं। वालिदैन के दिल में बेटी से मुतालिक जो ख़दशात होते हैं वो उन्हें ज़िंदा दरगोर कर देते हैं। मायरा मेरी इकलौती बेटी है, आपको इल्म है, और अल्लाह ताला का अता किया हुआ इतना ज़रूर है कि हम किसी भी अच्छे ख़ानदान में अपनी बेटी की शादी कर सकते हैं। लेकिन सच्ची बात तो यही है कि आपसे अच्छा ख़ानदान हमें और कोई नहीं मिल सकता। हम खुशदिली और खुशी के साथ अपनी बेटी को आपके घर भेजने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ थोड़ी सी जिम्मेदारी आप पर भी देंगे ताकि हम मुतमईन हो जाएं। हाँ हाशिम, ज़रूर बताइए। मिर्ज़ा इख्तियार बेग के पास अल्लाह का अता किया हुआ सब कुछ मौजूद है और दानिश उनके इकलौते साहबजादे हैं। मिर्ज़ा साहब की तमाम दौलत और जायदाद बेशक इनके बाद दानिश ही के हिस्से में आएगी और दानिश की वसातत से इसकी बीवी या बीवियों के हिस्से में। मैं अपनी तसल्ली के लिए चाहता हूँ कि ये दौलत और आधी जायदाद मेरी बेटी के नाम लिख दी जाए। अगर आप बुरा ना माने तो इसे मेरी शर्त समझ ले, इसके बाद ही मैं शादी कर सकूँगा। ताहिरा जहाँ ने परेशान निगाहों से दानिश को देखा। दानिश ने जल्दी से कहा, मामा, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हम जो कुछ कर रहे हैं खुलूस के साथ कर रहे हैं। अगर हाशिम अंकल ये चाहते हैं तो हमें क्या एतराज़ हो सकता है? मैं हाशिम अंकल को सब कुछ लिख कर दे देने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम तैयार हो बेटे तो मैं भी तैयार हूँ। और हाशिम भाई, एक खुशखबरी मैं आपको बता दूँ कि
वो ये है कि मिर्ज़ा इख्तियार बेग ने आधी से कुछ ज़्यादा ही जायदाद मेरे नाम की हुई है और मेरे पास वो तमाम दस्तावेज़ात मौजूद है जिनमें इनकी अरबों रुपए की दौलत और जायदाद मेरे नाम है। मैं अपना ये सब कुछ अपनी बेटी मायरा को देने के लिए तैयार हूँ, ताहिरा जहां ने कहा। हाशिम खान का चेहरा खुशी से खिल उठा। अरे भाभी, इस तरह तो आपने सारी मुश्किल ही हल कर दी है। फिर तो कोई मसला ही नहीं रह जाता। आप तमाम दस्तावेज़ात मेरे हवाले कर दें और एक ऐसी दस्तावेज़ के साथ जिसकी रूह से वो सब दानिश और मायरा की मिल्कियत करार पाए। मैं ये सारी अदालती कार्रवाई मुकम्मल कर लूँगा और मेरा ख्याल है हम इस वक्त निकाह को मुलतवी कर किए देते हैं। वैसे भी आप कम से कम 1 हफ़्ता तो मांग रही थी। 1 हफ़्ते से पहले मैं ये सारा काम मुकम्मल कर दूंगा। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, क्यों दानिश? हाँ मामा, ये बात तो आप जानती है कि पापा इस बदबख्त के हक़ में है। पापा के पास और भी बहुत कुछ है। अगर वो अपना हिस्सा उसे देना चाहेंगे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। अंकल हाशिम, हमारे पास बहुत कुछ है। आपकी ख्वाहिशों की तकमील मेरे लिए कतई तौर पर काबिल एतराज़ नहीं है। आप ज़रा हमें गाइड कर दीजिएगा कि हमें क्या करना होगा। हाशिम खान जज्बाती होकर अपनी जगह से उठे और दानिश को गले लगा लिया। फिर बोले, बेटा, जब तुम लोगों ने मुझ पर इतना एतमाद किया है तो मेरे भी कुछ फ़राइज़ है जो मैं पूरे करूँगा। बहन तायरा, आपकी हर खुशी मेरे सर आँखों पर। आप वो दस्तावेज़ात मेरे हवाले कर दें। मैं उन्हें देखकर तमाम कानूनी अमूर पूरे कर लूँगा और मुझे यकीन है कि आप मेरी इस ख्वाहिश को सिर्फ़ एक बाप की तशवीश से ज़्यादा अहमियत नहीं देंगी। बाकी आपकी जो मुश्किलात हैं, मैं अब खुद इनका हिस्सेदार हूँ। आप किसी भी मुश्किल में ख़ुद को तन्हा ना समझें। मुझे आपकी निकाह की ये तजवीज़ मंजूर है। हाशिम खान की तो लॉटरी निकल आई थी। इसका चेहरा खुशी से सुर्ख हो रहा था। फिर जब दानिश और ताहिरा जहाँ चले गए तो हाशिम खान ने मायरा को गले लगा लिया। मोहतरमा मायरा साहिबा, बैरिस्टर हाशिम खान को अपने कानूनी मशीर के तौर पर कबूल फरमाइए। अरबों रुपए की जायदाद आपको मुबारक हो। मायरा मुस्कुराने लगी। आने वाले वाक़ियात से बेखबर, इस बात से बेनियाज कि शादी के बाद इसे एक ऐसी हस्ती का सामना करना पड़ेगा जो इंसान ही नहीं है। दूसरी तरफ बाबर शाह अखबार पढ़ते पढ़ते हंस पड़ा। जादू उसके कदमों में ही बैठा हुआ था। बाबर शाह की हंसी पर इसने चौंक कर देखा। बाबर शाह ने अखबार एक तरफ पटक दिया और पहली गहरी सांस ली। अब तेरी बारी है जादू। जादू बदस्तूर बाबर शाह को देख रहा था। इसने दिमाग की चोलें हिला दी है, किसी तरह काबू में ही नहीं आ रही है। कौन शाह जी? अरे वही माया मनी, कालसरी या पता नहीं कौन। जादू आपके कदमों की धूल है शाह जी, और जानता है कि आली मर्तबत के सारे काम रमज से भरे होते हैं, इसलिए आप जो कुछ बता देते हैं उसी को अपनी इज्जत जानता है, मगर कुछ बातें दिल में अटकी रह जाती हैं। अब क्या बात तेरे दिल में अटकी हुई है? बाबर शाह इस वक्त अच्छे मूड में था। शाह जी, आप तायरा जहाँ के घर गए थे? मैं ही नहीं, महापाल भी। बाबर शाह भी हंस पड़ा। जी शाह जी, जी। वहाँ दोनों के साथ बहुत बुरा हुआ। वो मायामनी है कि नहीं? पर कुछ ना कुछ है ज़रूर, शायद बहुत बड़ी चीज़ है। मायामनी नहीं है तो महापाल के लिए बेकार है, पर उसने हम दोनों को अपने फेर में डाल लिया है। महापाल भी निचला नहीं बैठेगा और मैं ये मालूम करके रहूँगा कि वो क्या है। हो सकता है मेरे जाल में फंस जाए और मेरे लिए बैरों से बड़ी हो। जादू समझ गया कि इससे ज़्यादा बाबर शाह इसे कुछ नहीं बताएगा। कुछ लम्हे खामोश रहकर उसने कहा, शाह जी, अभी आपने कहा था कि अब मेरी बारी है। हाँ, अब तेरी बारी है। ताहिरा जहाँ की तरफ से अखबार में एक इश्तिहार छपा है, उसे ड्राइवर की ज़रूरत है। क्या समझा? नहीं समझा शाह जी। ओए, वो ड्राइवर तू होगा, बाबर शाह ने कहा और फिर हंस पड़ा। अब समझ रहा हूँ शाह जी। अब तेरा इस भूतनी से वास्ता होगा और तू उसके बारे में मुझे खबरें देगा। मैं ज़रा ताहिरा जहाँ से बात कर लूँ, फिर बताऊँगा कि तुम्हें वहाँ जाकर क्या करना है। ताहिरा जहाँ को फ़ोन लगाओ।
जादू के पास तमाम नंबर हुआ करते थे। उसने ताहिरा जहां को फ़ोन किया, जिसे चंद लम्हात के बाद रिसीव कर लिया गया। बाबर शाह जी आपसे बात करेंगे बेगम साहिबा, जादू ने कहा और फ़ोन बाबर शाह को दे दिया। जी ताहिरा बेगम, कैसी हैं आप? शाह जी की दुआओं ने बचा रखा है, वरना दुश्मन तो हट्टा कट्टा फिर रहा है। शाह जी, तुम्हारा राज तो नहीं खुला? नहीं शाह जी, सज्जाद ने वफादारी निभाई है, ऐसी बात नहीं है ताहिरा बेगम। हमने उसके मुंह पर ताले लगा दिए थे। क्या नहीं कर सकते हम? जो लोग 30 मारखा बन रहे थे वो मुर्गा बनकर बांग दे रहे होते, मगर तुम्हारा घर था, तुम्हारा शौहर और बेटा था, इसलिए हमने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर तुम्हारा राज भी खुलता, मगर तुमने इसके बाद कोई खबर ही नहीं ली हमारी। शाह जी बड़ी शर्मिंदा थी, आपने मेरे घर को रौनक बख्शी थी और मैं कोई खिदमत भी नहीं कर सकी। क्या कर रही है? ऐश से दंदनाती फिर रही है शाह जी, माथे पर कोई बल नहीं है। दीदार खाला शहर से बाहर भाग गई हुई है, वरना आस्ताने पर हाजिरी देती। एक खबर भी देनी थी, मशवरा भी करना था। कोई ख़ास खबर है? हाँ शाह जी, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर रही हूँ, रिश्ता तय हो चुका है। ताहिरा जहाँ ने मुख्तसर अल्फाज में बहुत सी बातें छुपाकर बाबर शाह को बताई और बाबर शाह थोड़ी देर तक खामोश हो गया। फिर उसने कहा, एक अच्छा कदम उठाया है तुमने ताहिरा जहाँ, लेकिन तुम्हारा क्या ख्याल है, वो खामोशी से सौकन बर्दाश्त कर लेगी? मैंने बताया ना शाह जी कि मिर्ज़ा साहब ने शदीद इख्तलाफात का इजहार किया था और कोई बड़ा हंगामा करने के लिए तैयार थे, पर उसने बड़ी फराख दिली से कहा कि ये शादी होने दी जाए और उन्होंने भी अब तक कोई रोड़ा नहीं डाला। खैर, वैसे भी इस घर में इसका आखिरी वक्त चल रहा है। ताहिरा जहाँ, तुम बेफिक्र रहो, हम उसे वहाँ से निकाल लाएंगे। शाहजी की नस्लों को दुआएं दूंगी, ताहिरा जहाँ ने कहा। अच्छा, बात सुनो ताहिरा बेगम, अखबार में तुम्हारी तरफ से एक ड्राइवर की ज़रूरत का इश्तेहार आया है। जी शाहजी, बताने ही वाली थी आपको। सज्जाद नौकरी छोड़कर भाग गया है और अच्छा ही किया है उसने। बेचारे को अब इस घर में कोई इज्जत नहीं रही थी, हालांकि वो बेकसूर था। मैंने भी उसे नहीं रोका। अब इसकी जगह मुझे ड्राइवर की ज़रूरत है। बड़ा अच्छा हुआ कि मैंने इश्तिहार देख लिया। मैं आपके पास ड्राइवर भेज रहा हूँ। जादू को तो आपने देखा ही है, आपके पास आएगा ड्राइवर की नौकरी के लिए और आप उसे फ़ौरन नौकरी दे देना। वो वहाँ रहकर उसके बारे में मालूमात हासिल करेगा और मुझे ख़बरें देगा। बस समझ लीजिए, इसके बाद आपकी हर मुश्किल ख़त्म हो जाएगी। ताहिरा जहाँ एक लम्हे के लिए परेशान तो हुई, अगर कहीं जादू का राज खुल गया तो फिर सारे खेल ख़राब हो जाएंगे, लेकिन बाबर शाह को इनकार भी नहीं कर सकती थी। नहीं शाह जी, आप तो पहुँचे हुए हैं, आगे पीछे की सारी हकीकतें जानते हैं। जैसा आप हुक्म करें। मेरी भला क्या मजाल कि मैं इससे अलग हटकर सोचूं। आप मुनासिब समझते हैं तो ठीक है, भेज दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उसे यहाँ कोई तकलीफ़ ना हो। तकलीफ़ आराम की बात रहने दे। जादू सिर्फ उस वक्त तक आपका ड्राइवर रहेगा जब तक आप की मुश्किल को हल नहीं कर देते। हम कोई काम भी अधूरा नहीं छोड़ते। बाद में आप किसी और ड्राइवर का इंतज़ाम कर लीजिएगा, ये आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। सो तो है, आप भेज दीजिए जादू को। कब आएगा वो? कल सुबह से वो आपके यहाँ नौकरी संभाल लेगा। ठीक है, जैसा आपका हुक्म शाह जी। ताहिरा जहाँ की आवाज़ उभरी और बाबर शाह ने फ़ोन बंद कर दिया। फिर उसने मुस्कुराकर जादू से कहा, चलो तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई जादू। अब मेरी बात सुनो, तुम सुबह को ताहिरा जहाँ के घर चले जाओगे। रात को मैं कुछ अमल करके तुम्हें दूंगा, वहाँ पहुँचकर तुम्हें वो काम करना है। उसके अलावा तुम अपने मोबाइल फ़ोन से उसकी तस्वीरें और मूवी बनाओगे। वो जब भी बाहर निकले तुम एहतियात के साथ इसकी तस्वीरें उतार लिया करना, इसे अंदाज़ा भी नहीं होना चाहिए। दूसरी सुबह बाबर शाह ने जादू को 4 लंबी लंबी कीलें दी, जिन पर वो रात को 2 बजे के बाद कई घंटे तक कोई अमल करता रहा था। 4 कोनों का इंतखाब करके मौका मिलते ही तुम ये 4 कीलें इन कोनों में गाड़ दोगे। बस तुम्हें इतना ही काम करना है। 7 दिन तक तुम्हें ये सब कुछ करना होगा। अगर ज़्यादा वक्त लग जाए तब भी कोई हर्ज नहीं है। मैं तुम्हें बता दूंगा कि कब तुम्हें ये सारा काम ख़त्म करके वापस आना होगा। ताहिरा जहाँ, तुम्हारे सामने मैंने ताहिरा जहाँ से बात भी कर ली है। बाद में वो अपने बेटे से कह देगी कि नया ड्राइवर नौकरी छोड़कर भाग गया। जी शाह जी। जादू ने अदब से गर्दन खम कर दी। ताहिरा जहाँ ने बड़ी दयानतदारी के साथ वो कागजात बैरिस्टर साहब को भिजवा दिए। बैरिस्टर हाशिम खान इन कागजात को देखकर निहाल हो गए।
बहुत बड़ी जायदाद बहुत बड़ा बैंक बैलेंस ताहिरा जहां के नाम पर था। मिर्ज़ा इख्तियार बेगम को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देते हुए ये जायदाद उनके नाम कर दी थी। ये अलग बात है कि इनका एक ही बेटा था, दौलत माँ के नाम हो या बाप के नाम, आखिरकार दानिश के नाम ही मुंतकिल होने वाली थी। मिर्ज़ा इख्तियार बेग ने जो कुछ बीवी को दिया था, इसके बारे में साफ साफ लिख दिया था कि इसके सियाह सफ़ेद की मालिक ताहिरा जहां बेगम खुद है। चाहे वो ये सब कुछ किसी को दे दे, मिर्ज़ा इख्तियार बेग को इस पर किसी बात का एतराज़ नहीं होगा। इसके बाद तो कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती थी। कोई आम आदमी होता तो शायद इन कागजात की अहमियत को मुकम्मल तौर पर ना समझ सकता, लेकिन हाशिम खान तो ये दिन रात का काम था और उन्होंने फ़ौरन ही इस पर काम शुरू कर दिया। कई जगह ताहिरा बेगम ने के दस्तखत लेने थे जो नहायत एहतियात और सफाई के साथ किसी को कानो कान खबर किए बगैर ले लिए गए। दानिश भी अब पूरी तरह माँ के साथ शरीक था। ताहिरा जहाँ इन आक़िबत अंदेश ख़वातीन में से थी जो शौहरों की तबाही का बाज़ बन जाती है। बहरतौर बैरिस्टर हाशिम खान और उनकी बेगम नुसरत बेगम ने बेटी की शादी की तैयारियां शुरू कर दी और इसी सिलसिले में एक दिन वो एक क्लॉथ स्टोर में शॉपिंग कर रही थी कि अजीज़ा बेगम से मुठभेड़ हो गई। आपस में छोटे मोटे रिश्ते थे, शनासाइयाँ थी, मुलाकातें थी, दोनों एक दूसरे से मिली और गुफ्तगू शुरू हो गई। ये भड़कीले लिबास किस सिलसिले में ख़रीदे जा रहे हैं नुसरत जहाँ बेगम? अजीज़ा बेगम ने पूछा। आपकी दुआओं से बेटी की शादी कर रही हूँ, बस अनकरीब आपके पास कार्ड पहुँचने ही वाला है। मुबारक हो। कहाँ से रिश्ता मिला? नुसरत भला कहाँ बर्दाश्त कर सकती थी, फ़ौरन ही बता दिया। मिर्ज़ा इख्तियार बेग के बेटे दानिश इख्तियार से है। अजीज़ा बेगम का मुँह खुला का खुला ही रह गया। हाँ, बस अल्लाह से दुआ करे कि मेरी बेटी वहाँ खुश रहे। मगर नुसरत, दानिश तो शादीशुदा है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ताहिरा जहाँ बेटे की दूसरी शादी करना चाहती है और इसके लिए उन्होंने मायरा का इंतखाब किया। वही अच्छा घर है, हर तरह के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी गई है और आप तो जानती है कि आजकल अच्छे रिश्ते कहाँ मिलते हैं। नुसरत बेगम ने सादगी के साथ ये सब कुछ बता दिया, लेकिन अजीज़ा बेगम के कलेजे में आग लग गई। हाँफती काँपती घर पहुँची थी। दिल चाहता था कि दरो दीवार से बातें करें। इनका तो कलेजा खून हो गया था। नीलम ही राजदार थी, उसे बुलाया और दिल का बुखार निकालने लगी। सुना तूने नीलम? अरे दुनिया में क्या कुछ नहीं हो रहा। लोगों ने दौलत के हुसूल के लिए आंखें बंद कर ली है। अब ज़रा देखो नुसरत बेगम को। दिल तो चाहता था कि सारा कच्चा चिट्ठा इनके सामने खोल दूँ, मगर ठीक है, दौलत के लिए ज़मीन पर गिर पड़ने वालों को थोड़ा सा नुकसान भी होना चाहिए। मज़ा आएगा जब तज़ीन जैसी चंडाल से वास्ता पड़ेगा। अजीज़ा बेगम सारी तफसील नीलम को बता रही थी, पेट हल्का कर रही थी, लेकिन फ़रखंदा ये सारी बातें सुन रही थी। ना भी सुनती तो नीलम अब फ़रखंदा की गहरी राजदार थी, एक एक लफ्ज़ उसको आकर बता देती। और ऐसा ही हुआ। जूँ ही नीलम को मौका मिला, फ़रखंदा के पास पहुँच गई और उसने सारी तफसील फ़रखंदा को बता दी। तज़ीन ने इसके लिए जो कुछ किया था, फ़रखंदा का रवा इसका एहसानमंद था। वो तज़ीन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगी थी। सारी बात सुनकर अब इससे कहाँ रोका जाता। उसने मकबूल अहमद से बात की। मकबूल, कल इतवार है, छुट्टी है, मैं तज़ीन के पास जाना चाहती हूँ। तज़ीन दानिश की बीवी? हाँ, वो मेरी दोस्त है। ठीक है, चलेंगे। कभी गए नहीं हैं ताहिरा जहाँ के घर? बड़े मगरूर लोग हैं। तज़ीन मगरूर नहीं है, हम उसके पास जा रहे हैं, फ़रखंदा ने कहा। दूसरे दिन जब मकबूल अहमद ने गाड़ी इख्तियार बेग की कोठी के पोर्च में रोकी तो तज़ीन बाहर खड़ी उनका इंतज़ार कर रही थी। उन्हें देखकर मुस्कुराती हुई आगे बढ़ी और बड़े खुलूस से इन दोनों का इस्तकबाल किया। किसी का इंतज़ार कर रही थी? फ़रखंदा ने पूछा। हाँ, तुम्हारा। अरे मैंने तो तुम्हें फ़ोन भी नहीं किया। इससे क्या होता है, दिल की आवाज़ फ़ोन की मोहताज नहीं होती। तज़ीन उन्हें लेकर ड्राइंग रूम के बजाय अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। दूर से ताहिरा जहाँ ने इन दोनों को देखा और इनकी आंखें हैरत से फैल गई। ताहिरा जहाँ क्या कर सकती थी, दिल महसूस कर रह गई। इधर तज़ीन मेहमानों के आने से बेहद खुश थी। उसने मकबूल अहमद और फ़रखंदा से खैरियत पूछी। फ़रखंदा ने कहा, मैंने अपना वादा पूरा किया है तज़ीन, अब इंशाअल्लाह आपके पास आती रहूँगी।
ज़रूर, क्यों नहीं। सब खैरियत है ना? बिल्कुल, क्यों, क्या मैं तुम्हें ठीक नज़र नहीं आ रही? तज़ीन ने मुस्कुराकर कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, फरखंदा ने खुलूस से कहा। ख्वातीन, मैं आपके दरमियान मखल नहीं होना चाहता, इसलिए मुझे इजाज़त दे दी जाए और ये फरमा दिया जाए कि मोहतरमा फरखंदा की वापसी कब तक होगी, ताकि फदवी हाजिर हो जाए। मकबूल अहमद ने किसी कदर शगुफ्तगी से कहा। आप चाय पीकर जाइए, इसके बाद आपको हमारे साथ खाना भी खाना होगा। उसूली तौर पर मुझे कहना चाहिए कि अरे नहीं, खाने की क्या ज़रूरत है, मगर मुझे ये जुमला बड़ा अहमकाना लगता है, क्योंकि खाना तो सबसे बड़ी ज़रूरत है। अलबत्ता इस वक्त चाय या किसी भी मशरूब की हाजत नहीं है, क्योंकि ना वक्त होगा। माज़रत कबूल की जाए। चलिए ठीक है, खाने पर आपका इंतज़ार किया जाएगा। मकबूल अहमद के जाने के बाद फरखंदा ने कहा, तज़ीन, क्या मैं ताहिरा आंटी को सलाम करने जाऊँ? नहीं, वो तुम्हारी आमद से खुश नहीं होंगी, तज़ीन ने कहा। हाय तज़ीन, क्या सास बनकर हम लोग भी इनके जैसे ही हो जाएंगे? फरखंदा ने कहा। और तज़ीन फीके से अंदाज में मुस्कुरा दी। फिर फरखंदा ने संजीदा होकर कहा, तज़ीन, हमारी सास साहिबा ने एक इख्तरा की है। मेरे मुंह में खाक, इतला ये है कि दानिश दूसरी शादी कर रहे हैं। तुम्हारे मुंह में खाक क्यों? हाँ, दानिश दूसरी शादी कर रहे हैं कि एक लड़की मायरा से कर रहे हैं। तज़ीन, आप ये शादी होने देंगी? हाँ, तज़ीन ने बेनियाजी से कहा। क्यों? ये भी दिलचस्प सवाल है भाई। एक शख्स कुछ कर रहा है, मैं उसमें टांग की उड़ाऊँ? कैसी बातें कर रही हैं तज़ीन? आप सौगन बर्दाश्त कर लेंगी? बेचारी लड़की यकीनन सब कुछ जानकर शादी कर रही होगी। मैं तो इसकी खुशी के लिए दुआ करूंगी, तज़ीन ने कहा। फरखंदा ताज्जुब से उसे देखने लगी, फिर गहरी सांस लेकर बोली, पता नहीं आप ऐसा क्यों कर रही हैं। छोड़ो फरखंदा, अपनी सुनाओ, बहुत सी बातें हैं सुनाने के लिए, फरखंदा ने कहा। फिर उसने दीदार खाला की शामत वगैरह के बारे में तफसील बताई और तज़ीन खूब हंसी। खाने के लिए तज़ीन ने रशीदा और फातिमा को हिदायत की और करखत लहजे में कहा, जो कहा गया है तुम्हें वही करना है, कोई मदाखलत हो तो मुझे फ़ौरन बताना। इशारा ताहिरा जहाँ की तरफ था। मकबूल अहमद भी खाने में शरीक हुआ और फिर ये दोनों रुखसत हो गए। दूसरी तरफ जादू को सज्जाद ही के क्वार्टर में रखा गया। सबको यही बताया गया कि वो नया ड्राइवर है। महफूज को समझा दिया गया था कि इसका हर तरह से ख्याल रखे। चौकीदार का मसला अभी तक खटाई में पड़ा हुआ था। बहरहाल अभी चौकीदार की जिम्मेदारी भी घर के दूसरे मुलाजिम संभाले हुए थे। अलबत्ता जादू ने ताहिरा जहाँ से कहा था कि बेगम साहिबा, शाहजी की हिदायत है कि मेरे साथ कोई खुलूसी सलूक ना किया जाए ताकि किसी को शुबा ना हो। मुझे शाहजी की हिदायत के मुताबिक काम करना है। ताहिरा जहाँ ने ठंडी सांस लेकर गर्दन हिला दी। ताहिरा जहाँ न जाने क्यों कुछ मायूसी हो गई थी। अलबत्ता इनके लिए इससे ज़्यादा खुशी का मौकाम और कोई नहीं था कि मायरा इस घर में बहू बनकर आ जाएगी। जायदाद वगैरह के सिलसिले में उन्होंने हाशिम खान की बात मान ली थी और हाशिम खान सारे काम खामोशी के साथ कर रहा था। इसे किसी किस्म की कोई दुश्वारी का सामना नहीं था, क्योंकि खुद बैरिस्टर था और अपना काम सही तरीके से करना जानता था। अलबत्ता दानिश जब तज़ीन के साथ कमरे में होता और तज़ीन इसकी जानिब मुतवज्जा ना होती तो वो इसकी सूरत देखता रहता था। मायरा इससे बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन हकीकत ये थी कि तज़ीन के मुकाबले में वो कुछ भी नहीं थी। जब इसे तज़ीन का दूसरा रूप याद आता तो इसके बदन के मसामात पसीना छोड़ने लगते। अभी तक वो मुश्किलों में मुब्तला था और ये सोचता रहता था कि तज़ीन कब और किस वक्त अपना असल रूप दिखाएगी। बहुत से खौफनाक ख्यालात इसके दिमाग में आते रहते थे। वो देख चुका था कि होटल में उसने जिस लड़की को मदऊ किया था वो इसे तज़ीन की शक्ल में नज़र आई थी और हंगामा हो गया था। कहीं ऐसा ना हो कि तज़ीन ने कोई गहरी चाल सोची हो, मायरा से निकाह हो जाए, जिसकी इजाज़त तज़ीन ने उसे बाआसानी दे दी थी, और जब वो हुजला रूसी में मायरा का घूंघट उठाए तो उसे वो भी एक खौफनाक ढांचे की शक्ल में नज़र आ जाए। उफ़, इस वक्त क्या होगा? क्या मुझे अपने जहन पर काबू रखना चाहिए? मायरा जिस शक्ल में भी सामने आए उसे कबूल कर लेना चाहिए? क्या मेरे आसाब इस हद तक मेरा साथ दे सकते हैं? यहाँ आकर इसकी सोचने समझने की कुव्वतें जवाब दे जाती थी। अगर ऐसा हुआ भी तो मेरे सामने तज़ीन होगी या मायरा, ये फैसला करना एक मुश्किल काम था, लेकिन बात वही थी। हालात से
इस कदर दिलबर्दाश्ता हो गया था कि सोचता था कि अब जो कुछ भी हो परवाह नहीं करनी चाहिए। मायरा को सब कुछ बता दिया था। कम से कम वो या हाशिम खान ये बात नहीं कहेंगे कि मैंने मायरा को सूरत हाल से आगाह नहीं किया था। इधर जादू अपने अपने काम में मसरूफ़ था और इस ताक में लगा रहता था कि कब तज़ीन की सूरत नजर आए। पहली बार इसने तज़ीन को कोठी के मेन गेट से बाहर आए हुए देखा और देखता ही रह गया। तज़ीन न जाने इस वक्त किस मूड में थी। वो कोठी के लॉन में चहलकदमी कर रही थी। जादू के लिए इससे सुनहरी मौका और कोई नहीं हो सकता था। उसने अपने आला दर्जे के मोबाइल फ़ोन से तज़ीन की तस्वीरें बनाना शुरू कर दी। दरख्त के पास फूलों के कंज में फूल तोड़कर बालों में लगाते हुए उसने कोई 1 दर्जन के करीब तस्वीर बनाए और खुश हुआ कि शाहजी ने इसे जिस काम से भेजा है वो इसमें पहले ही मरहले में कामयाब हो गया है। मगर अभी जल्दबाजी से काम नहीं लेना था। बाबर शाह ने इसे हिदायत की थी कि मुख्तलिफ मौक़ों पर तज़ीन की तस्वीर बनाई जाए। वो मौके की ताक में लगा रहा। एक दिन उसने फिर तज़ीन को बाहर आते हुए देखा। वो इस वक्त भी एक खूबसूरत लिबास में मलबूस थी और बहुत हसीन नज़र आ रही थी। करब बाजार में दूर दूर तक कोई मौजूद नहीं था। जादू एक जगह छुप गया। उसने तज़ीन की 2-3 तस्वीरें बनाई। तज़ीन टहलती हुई फूलों के एक कंच के पीछे चली गई तो जादू गर्दन उठाकर उसे तलाश करने लगा। अभी वो इस काम में मसरूफ़ था कि अचानक ही उसे अपने अकब से कुछ आहटें सुनाई दी। उसने पलट कर देखा तो तज़ीन इसके पीछे खड़ी हुई थी। जादू के तो हवास जवाब दे गए। तज़ीन इसे देखकर हंस पड़ी और जादू गिरते गिरते बच गया। नए ड्राइवर हो तुम? तज़ीन ने सवाल किया। जादू ने जल्दी से सीधे होकर सलाम किया। जी छोटी मालकिन, नया ड्राइवर हूँ। सुनो, तुम ड्राइवर हो या नहीं मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, लेकिन मेरे रास्ते में ना आना वरना मुश्किल का शिकार हो जाओगे। ये कहकर वो वापसी के लिए पलट पड़ी और जादू सर खुजाने लगा। बड़ा अजीब सा एहसास हुआ था इसे। क्या तज़ीन ने इसे तस्वीरें बनाते हुए देख लिया था? अगर देख लिया है तो वो क्या समझी है? बहुत देर तक वो सोचता रहा, लेकिन बात इसकी समझ में नहीं आई। उसे बाबर शाह की हिदायत थी कि हालात कुछ भी हो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अपनी कोशिश जारी रखी जाए। इस दिन भी वो बस ऐसे ही अंदरूनी हिस्से की जानिब जा निकला। इसे अपना काम करना था। तज़ीन के कमरे के बारे में इस रशीदा इसकी राजदार थी और ताहिरा जहाँ के लिए काम करती रहती थी। इसने जादू को तमाम तफसीलात बताई थी। जादू तज़ीन के कमरे के सामने से गुजरा और एक ऐसी जगह से कमरे के अंदर जा टिका जहाँ से कमरे का मंजर साफ नज़र आता था। तज़ीन आराम से बैठी हुई एक किताब पढ़ रही थी। जादू ने यहाँ भी इसकी कुछ तस्वीरें बनाई और फिर आगे बढ़ गया। तीसरे दिन बाबर शाह का फ़ोन आया। हाँ जादू, तुम्हें 3 दिन हो गए हैं। मैंने जानबूझकर तुमसे रब्ता नहीं किया था। मैं 3 दिन की मुकम्मल रिपोर्ट चाहता हूँ। शाहजी के हुक्म के मुताबिक काम कर रहा हूँ, मगर वो तो बड़ी अजीब चीज़ है जी, मेरी समझ में अभी तक नहीं आई। मैंने तुम्हें इसे समझने के लिए वहाँ नहीं भेजा। जो कुछ तुमने अब तक किया है वो बताओ। शाहजी, मैंने इसकी बेशुमार तस्वीरें बना ली है। आप हुक्म करें तो मैं आपको सेंड कर देता हूँ। हाँ, तुम्हें ये करना है। इसके अलावा और कौन सी ऐसी हैरत अंगेज़ बात तुमने देखी? शाहजी, और तो कोई हैरत अंगेज़ बात नहीं देखी, मगर मुझे न जाने क्यों इस बात का शुबा होता है कि वो मेरी तरफ से कुछ होशियार हो गई है। कैसे शुबा होता है? बाबर शाह ने पूछा तो जादू ने अपने साथ पेश आने वाले वाक़े के बारे में बाबर शाह को तफसील बताई और बाबर शाह किसी बड़ी सोच में डूब गया। उसने कहा, फिर भी तुम अपना काम जारी रखो। इसके बाद तो उसने तुमसे मुलाकात करने की कोशिश नहीं की? नहीं शाहजी, कहीं जाने के लिए भी नहीं कहा। शाहजी, वो अपने कमरे से ही बहुत कम निकलती है। यहाँ ताहिरा बेगम साहब के कहने से एक मुलाजमा मुझे इसके बारे में मालूमात मुहैया करती रहती है। मैंने इसके कमरे में भी झाँका है। मसरूफ़ रहो, बल्कि कोशिश करो कि तुम इसके आसपास जाओ, इससे बातें करो और इससे ये कहो कि छोटी बेगम साहिबा जी, आप घर से बाहर क्यों नहीं निकलती? ठीक है शाहजी, मैं बात करता हूँ। चलो तस्वीरें सेंड करो, बाबर शाह ने कहा और जादू ने दूसरा मोबाइल फ़ोन निकाल लिया। लेकिन इस वक्त इसका दिल धड़कना भूल गया था। जब इसे अपने मोबाइल में तज़ीन की एक भी तस्वीर ना मिली, वो तरह तरह से कोशिशें करता रहा। यहाँ तक कि इस दिन की तस्वीर भी तलाश की जिस दिन उसने
इसकी तस्वीर कमरे में खींची थी और ये देखकर वो दंग रह गया था कि मोबाइल फ़ोन में सिर्फ किताब की तस्वीर थी जो खिलाफ में मौलिक थी, जैसे किसी ने इसे अपने हाथों में पकड़ा हुआ हो। उसके अलावा और कोई शबीहा नहीं थी। जादू की घिघी बंद हो गई। इधर बाबर शाह की करखत आवाज़ सुनाई दी, क्या हो गया है तुझे, क्यों तस्वीरें नहीं भेज रहा? शाहजी, आप यकीन करें मेरी बात पर, मैंने वो तस्वीरें अब से 2-3 घंटे पहले तक देखी थी। वो मेरे मोबाइल में मौजूद थी, मगर अब वो मेरे मोबाइल में नहीं है। मैंने इसके कमरे में झांकते हुए इसकी तस्वीर बनाई थी। उस वक्त वो बैठी किताब पढ़ रही थी। किताब की तस्वीर मौजूद है, मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, मगर वो मौजूद नहीं है। बाबर शाह चंद लम्हात के लिए खामोश हो गया और फिर जादू को उसकी आवाज़ सुनाई दी, जो कुछ तू कर रहा है बिल्कुल ठीक है, अब तू इससे घुलने मिलने की कोशिश कर। वो जब भी बाहर नज़र आए उसके पास पहुँच जाना, इससे बातें करना। ठीक है शाहजी, मगर तस्वीरें, क्या बकवास कर रहा है? जो मैंने कहा है वो कर, अब फ़ोन बंद कर। बाबर शाह ने घुर्राई हुई आवाज़ में कहा और जादू ने जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया। वो अजीब सी उलझन का शिकार हो गया था। इसमें कोई शक नहीं कि लंबे अरसे से वो बाबर शाह के साथ काम कर रहा है। बाबर शाह के पुरस्कार शख्सियत इसके लिए तिलिस्मी हैसियत रखती थी। बहुत से लोगों को इसने बाबर शाह का अकीदतमंद देखा था। इनके काम भी हो जाते थे। जादू को इतना कुछ मिल जाता था कि वो किसी तौर पर बाबर शाह से अलग होने के बारे में नहीं सोच सकता था। बहरहाल उसने बाबर शाह की हिदायत के मुताबिक काम शुरू कर दिया। अब आगे जानिए कि इस स्टोरी में क्या होगा। क्या जादू तज़ीन के बारे में कुछ जान पाएगा? क्या तज़ीन जादू को ऐसे ही छोड़ देगी? क्या बाबर शाह इस खुलासे को पूरा कर पाएगा? चलिए आगे देखते हैं अगली किस्त में। जब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और जानिए इस स्टोरी में आगे क्या बाकी है। फिर मिलते हैं अगली किस्त में। अल्लाह हाफ़िज़।